नमस्कार। स्वागत है आपका कक्षा 12। आज हम लोग देख रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अध्याय 4 जिसका शीर्षक है जनन स्वास्थ्य। इसका एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। यदि जिन छात्रों ने उसको नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए और फिर हमारे इस वीडियो को देखिए, समझिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें, जिन लोगों को इसकी उपयोगिता है। ऐसे नहीं कि मैंने कहा कि शेयर करें तो उठा के मम्मी को, पापा को, चाचा को, सबको शेयर कर दिया, ऐसा नहीं। अपने दोस्तों को शेयर करें, ऐसे लोगों को शेयर करें जिनको इसकी आवश्यकता है। जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है उनको शेयर करके कोई फायदा नहीं है। शेयर करने के लिए तो हम तभी कहते हैं कि जब हमारा जो ये कार्य है अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंच सके जो साधन विहीन हैं, जिनके पास टीचर्स नहीं हैं, जिनको पढ़ाई में उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, उन तक मैं पहुंच सकूं, उन तक हमारे वीडियो पहुंच सके और उनकी जानकारी में वृद्धि हो सके। चलिए अब चलते हैं सीधा जनन स्वास्थ्य पर। और जनन स्वास्थ्य में हम लोग क्या देख रहे थे? परिवार नियोजन, यानी कि परिवार को उचित ढंग से संचालित करने की विधियां। उसमें कई प्रकार के रोग भी आ रहे थे और अन्य चीजें भी आ रही थी। इन्हीं में आज हम लोग देखेंगे उल्प बेधन। क्या कहेंगे? उल्प बेधन, यानी कि इम्यूनोसिंटोसिस। उल्प वेधन को अंग्रेजी में इम्यूनोसिंटोसिस कहते हैं। अब ये होता क्या है, इसकी क्या स्थिति होती है, जरा इसको समझ लेते हैं। गर्भ में पल रहे शिशु की बीच में जांच की जाती है कि कहीं शिशु में कोई रोग तो नहीं है, शिशु में कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है, और शिशु, इससे एक चीज और भी की जा सकती है, इससे शिशु के लिंग का निर्धारण भी किया जा सकता है, यानी कि इससे पता लगाया जा सकता है कि शिशु मादा है या नर है। इससे, लेकिन इस विधि का जो विकास हुआ वो इसलिए हुआ कि किसी भी गर्भ में पल रहे शिशु में किसी भी प्रकार के रोग ना हो, किसी भी प्रकार के रोग ना रह जाएं। यदि उनमें सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के तरीके से रोग रह जाते हैं, तब फिर बाद में बहुत दिक्कत आती है। गर्भस्थ अवस्था में उसको सुधारा जा सकता है, उसका उपचार किया जा सकता है, और यदि वो उपचार नहीं हो पा रहा है और रोग ज्यादा घातक है, रोग से शिशु जीवन भर कठिनाई में रहेगा, तो उस गर्भ का समापन भी किया जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति को या इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उल्पबोधन। उल्पबोधन, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्यूनियोसिंथोसिस। क्या? इम्यूनियोसिंथोसिस। अब देखिए कि इसमें किया क्या जाता है, कैसे इसका परीक्षण होता है और किस प्रकार से इसको देखा जाता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कि गर्भाशय की जो इंडोमेट्रियम लाइन होती है, गर्भाशय में जो इंडोमेट्रियम लाइन होती है, उस पर भ्रूण लगा होता है, उस पर ट्रांसप्लांट रहता है। तो इस भ्रूण पर उल्प वेधन के माध्यम से
उल्प वेधन के माध्यम से उसको चेक किया जाता है, उसको जांचा जाता है। कैसे जांचा जाता है कि भ्रूण के चारों ओर एक लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? एक लिक्विड भरा रहता है, और इस लिक्विड को क्या कहते हैं? इम्यूनियोटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं? इम्यूनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। इस फ्लूइड में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी फ्लूइड को बाहर निकालकर इन कोशिकाओं का परीक्षण किया जाता है। इम्यूनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालकर, जो बहुत सारा इम्यूनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, उसको बाहर निकालकर उसका परीक्षण, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं खुली होती हैं। तो इन कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है कि कोशिकाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटियां तो नहीं है। और हां, इसकी 23वीं कोशिका यानी कि जनन कोशिका को भी देखा जाता है कि ये कोशिका कौन कौन सी है, XX है या XY। आपको हमने पहले बताया था कि XX कोशिका मिलकर मादा संतान बनाती है और XY कोशिका मिलकर नर संतान बनाती है। तो नर और मादा का निर्धारण भी हो जाता है। तब इन सारी चीजों को देखते हुए, सारे रोगों को देखते हुए इस प्रक्रिया को आविष्कार किया गया। लेकिन यहां पे देखिए, कुछ चीज बनाई किसी कार्य के लिए जाती है और कार्य कोई दूसरा होने लगता है। ये उल्प वेधन जो क्रिया है, ये बनाई गई थी उन बीमारियों को हटाने के लिए, लेकिन इससे होने क्या लगा? इसका दुरुपयोग क्या होने लगा? इसका दुरुपयोग होने लगा कि लोग अपने बच्चों के लिंग का परीक्षण करवाने लगे। लिंग के परीक्षण के फलस्वरूप क्या हुआ? वो देख लेते थे, डॉक्टर उनको बता देता था कि नर शिशु है कि मादा शिशु है। इसी आधार पर, नर और मादा शिशु के आधार पर बहुत सारी लोगों ने अपनी मादा शिशुओं का गर्भ समापन करा दिया, यानी कि गर्भपात करा दिया। ऐसे में पहले इन चीजों का पता नहीं चला, बहुत सालों तक ये चीजें होती रही। लेकिन जब सेंसेक्स में देखा गया कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या बहुत कम होती चली जा रही है, तब उसका ध्यान दिया गया कि अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या इतनी कम होती चली जा रही है। और हरियाणा जैसे राज्य में तो बड़ी विषम परिस्थितियां पैदा हो गई। वहां शादी के लिए लड़कियों की कमी होने लग गई और उन्हें बाहर से जाकर शादी करके लाना पड़ा। दूसरे प्रदेशों से जाकर अपने लड़कों की शादियां करनी पड़ी, या कह लीजिए कहीं हद तक तो ऐसा हुआ कि उन्हें अपने लड़कों की शादी करने के लिए लड़कियों को खरीदना पड़ा। गरीब लड़कियों के माँ बाप को पैसा देकर उन्हें शादी के लिए मनाना पड़ा। ऐसी स्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने इस पूरी की पूरी प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। तो आप जाइए तो अभी कई जगह ऐसा होता है जहां पर अस्पतालों में आप जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि इम्यूनोसिंटोसिस क्रिया या प्रक्रिया यहां पर नहीं होती है, या ये प्रक्रिया यहां पर बैन है। तो भारत में किसी भी प्रकार से इस तरीके की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है। भारत में पूरी तरीके से इस प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आपको देखना यह है कि यह प्रक्रिया आई किसके लिए थी? अच्छाई के लिए आई थी। ये प्रक्रिया क्यों आई थी? रोगों के निरीक्षण के लिए और रोगों के समाधान के लिए आई थी। लेकिन हुआ क्या? उसका दुरुपयोग होने लगा। तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार को आगे आना पड़ा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस पाठ में कि कुछ
यौन संचारित रोग भी होते हैं। वो रोग कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से उनसे छुटकारा पाया जा सकता है? कौन कौन से होते हैं? यौन संचारित रोग, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, यौन संचारित रोग, यानी कि मैथुन के समय हस्तांतरित होने वाले ये रोग हैं। जो रोग दो तरीके से इनको हम बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो ये जीवाणुओं के द्वारा होते हैं और एक ये विषाणुओं के द्वारा होते हैं। जीवाणुओं और विषाणुओं के रोगों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे और इनको समझेंगे कि यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं और इनका कारक क्या है और इनके लक्षण क्या होते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जीवाणु जनित रोग, यानी कि जीवाणु जनित रोग में जो पहला रोग है उसे हम लोग कहते हैं सुजाक, यानी कि गोलोरिया। क्या कहते हैं? सुजाक या गोलोरिया। अब ये सुजाक और गोलोरिया जो रोग है ये कहां होता है, कैसे होता है और इसका कारक कौन है, इसको समझ लीजिए। ये जो गोलोरिया रोग है इसे नाइसीरिया गोलेरिया, क्या नाइसीरिया गोलेरिया नामक जीवाणु से ये होता है। सुजाक रोग जो है वो नाइसेरिया गोलेरिया नामक जीवाणु से होता है। अब इसमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें मुख्य लक्षण क्या होता है? ये मूत्र त्याग के समय इसमें जलन होने लगती है। मूत्र त्याग के समय इसमें जलन होने लगती है। दूसरा जो रोग है वो है सिफिलिस। अब सिफिलिस क्या है? सिफिलिस किस कारण होता है इसका हम लोग देख लेते हैं कि सिफिलिस का कारक कौन सा जीवाणु है या किस जीवाणु के कारण सिफिलिस रोग होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो सिफिलिस रोग है ये ट्रेपोनेमा, कौन सा? ट्रेपोनेमा पेरिडम ट्रेपोनोमा पेरिडियम जीवाणु के द्वारा होता है। अब इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं कि लक्षण, इसके जो लक्षण होते हैं वो हैं जननांगों पर घाव होना, जननांगों पर घाव होना व छाले पड़ जाना। जननांगों में जब छाले पड़ जाते हैं और घाव हो जाते हैं उसके पश्चात इसमें बाद में बुखार भी आने लगता है और भी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो इस रोग को जीवाणु जनित रोग कहा जाता है। अब हम लोग सीधा चलते हैं विषाणु जनित रोग पर। विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं और ये जनन स्वास्थ्य में किस तरीके से गड़बड़ियां पैदा करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक का नाम क्या है? जनन स्वास्थ्य, यानी कि जनन में जो स्वास्थ्यता है और अस्वास्थ्यता है ये पूरा हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं विषाणुओं द्वारा जनित यौन संचारित रोग, यानी विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो रोग आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एड्स। बहुत सारा एड्स के बारे में तो इतनी जागरूकता फैलाई गई है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझ रहे होंगे कि एड्स रोग क्या होता है। ये विषाणुओं के द्वारा जनित एक रोग है जिससे कि मनुष्य का पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं कि एड्स को क्या कहते हैं? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसका जो कारक है वो कौन सा है? HIV।
HIV जो वायरस है वो इसका कारक होता है। एड्स रोग HIV वायरस के कारण होता है। अब ये क्या करता है, ये कैसे आता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये वायरस हमारी प्रतिरक्षा जो प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है। यानी कि ये रोग कोई वैसा रोग नहीं होता है कि इसके हो जाने से तुरंत कोई रोग हो जाता है, नहीं। ये वायरस करता क्या है कि आपके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को समाप्त कर देता है। जब ये प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त हो जाता है तो मौसम के द्वारा जनित जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां आपको लगने लग जाती हैं। सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, ये सारे रोग आपको लगते चले जाते हैं। हमेशा इसमें बुखार रहने लग जाता है, मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है, मांसपेशियों में रैशेस हो जाते हैं। ये सारे लक्षण इस HIV के कारण होते हैं, इस एड्स के कारण होते हैं। अब ये एड्स जो HIV वायरस है, कहा जाता है कि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इतना अच्छा है कि कोई भी चीज यदि बाहर से शरीर पे आती है तो वो उसे या तो बाहर निकाल देती है या नष्ट कर देती है। लेकिन ये एक नई समस्या थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब ये रोग पहली बार आया तो वैज्ञानिक समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को हो क्या गया है। फिर जब इसका विकास हुआ, इसको देखा गया, कई वैज्ञानिक इस पर लगे, अनुसंधान किया। अनुसंधान करने के पश्चात इसमें ज्ञात हुआ कि इसमें ये समस्याएं आ रही। ये का मतलब क्या हुआ? ये का मतलब ये हुआ कि इन समस्याएं बताने जा रहे हैं। समस्याएं क्या पैदा हुई? जैसे कि आपको पता है कि शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर आधारित होता है। और लिम्फोसाइट कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं। टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का कार्य, अब दोनों का कार्य समझ लीजिए, आपको चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी। जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं वो शरीर में आए हुए वायरस और जीवाणु और विषाणुओं को खोजती हैं और खोजने के पश्चात सूचना भेजती हैं बी लिम्फोसाइट के पास। और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाती हैं, उनके विरोध में एंटीबॉडीज बनाती हैं। यानी कि उनका परीक्षण करने का, उनका परिचय लेने का, उनकी सारी संरचना जानने का कार्य किसका है? टी लिम्फोसाइट का। और टी लिम्फोसाइट सूचना भेजती है किसके पास? बी लिम्फोसाइट के पास कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये वायरस ऐसा है, इसकी संरचना ऐसी है, इसके खिलाफ ये चीज बनाई जा सकती है। तब जाके बी लिम्फोसाइट वो पदार्थ बनाती है या वो एंटीबॉडी बना लेती है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा मजबूत होती है और उन जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये जो HIV वायरस है ये करता क्या है? ये टी सेल्स को या टी सहायक सेल्स को नष्ट कर देता है। लिम्फोसाइट को नहीं, टी सहायक सेल्स को। जो टी लिम्फोसाइट की कुछ सहायक सेल हैं जिनसे वो अपनी सूचना बी लिम्फोसाइट तक भेजता है, उन सूचनाओं को वो रोक देता है, उन कोशिकाओं को वो नष्ट कर देता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि HIV में या एड्स में जो HIV वायरस है वो किन कोशिकाओं पर अपना असर करता है या किन कोशिकाओं को वो प्रभावित करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है टी सहायक कोशिकाओं को वो प्रभावित करता है। टी सहायक कोशिकाएं जब प्रभावित कर देता है तो टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट के पास सूचना नहीं पहुंचा पाती हैं और सूचना नहीं पहुंचा पाती हैं तो बी लिम्फोसाइट अपनी प्रतिरक्षा के लिए एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करती है। एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है तो छोटे छोटे रोग, मौसम जनित रोग या कह लीजिए ऋतु जनित रोग जो होते हैं, उनसे
ही लोग डैमेज होते चले जाते हैं। इसी सर्दी जुकाम बुखार से डैमेज होते चले जाते हैं। इन पर किसी भी दवाई का कोई असर नहीं होता है और शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से खराब हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो जाने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसे बचाया नहीं जा सकता है। ऐसा खतरनाक रोग है ये एड्स। और ये होता किस वायरस से है? ये HIV वायरस से होता है। कई बार हमने देखा है कि एड्स के बारे में तो नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एड्स को किस परीक्षण के द्वारा चेक किया जाता है, यानी कि एड्स की जांच किस परीक्षण के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो एड्स है वो एलिसा टेस्ट के द्वारा चेक किया जाता है। किस टेस्ट के द्वारा? एलिसा टेस्ट के द्वारा। इसको कहते हैं एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉल्वेंट एसिड। क्या है? एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉल्वेंट एसिड। इसके द्वारा, इस टेस्ट के द्वारा HIV का टेस्ट किया जाता है। इसमें एक दूसरा टेस्ट भी है, इसको वेस्टर्न ब्रोड टेस्ट भी कहते हैं। इन दो टेस्टों के माध्यम से एड्स का टेस्ट किया जाता है। चलिए, यह हमारा पहला रोग हो गया। दूसरा रोग हम लोग जानते हैं, इसको कहते हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी किस विषाणु से होता है, किस वायरस से होता है? इसको कहते हैं HBV, यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण ही ये रोग होता है, जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस बी। अब इस रोग में होता क्या है ये समझ लीजिए। इसमें क्या होता है? इसमें बुखार होता है, थकान होती है, पेट दर्द होता है और ये सारी चीजें होने के साथ साथ ये लीवर को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। लीवर को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देता है और कभी कभी तो लीवर पूरा खराब हो जाता है और वो लीवर सिरोसिस में बदल जाता है। यानी कि हेपेटाइटिस बी जब अपने चरम पर होता है, एक्यूट लेवल पर होता है, तो वो लीवर सिरोसिस में बदल जाता है। और लीवर सिरोसिस का इलाज कम से कम अभी तक तो नहीं बना है, आगे बन जाए तो नहीं कह सकते हैं। लीवर सिरोसिस का फिर इलाज संभव नहीं हो पाता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगला इसमें है जो रोग है उसको कहते हैं जेनिटल हर्पीज। क्या कहते हैं? जेनिटल हर्पीज। अब जेनिटल जो हर्पीज है उसका कारक क्या है? उसका कारक क्या है? टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। कौन सा है? टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण ये जेनिटल हर्पीज नामक रोग होता है। और इस रोग में क्या क्या स्थितियां होती हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? इसमें जननांगों पर छाले पड़ जाते हैं, दर्द होता है और मूत्र त्याग में बहुत पीड़ा होती है। इसी क्रम में हम देखते हैं एक और रोग को जिसको कहते हैं जेनिटल बार्ड। जेनिटल बार्ड, इसका कारक है ह्यूमन पेपेडोमा। जो वायरस है वो है ह्यूमन पेपेडोमा। अब इस रोग के लक्षण क्या होते हैं और इसमें होता क्या है? इसमें पुरुषों में और स्त्रियों में, पुरुषों के शिश्न में, स्त्रियों के गर्भाशय में और अन्य जगह पर मस्से पड़ जाते हैं। और वो मस्से जब फूटते हैं तो उसमें असहनीय पीड़ा होती है। ऐसी पीड़ा होने से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने पहले भाग में और दूसरे भाग में पढ़ के इस अध्याय को हम आज यहीं समाप्त कर रहे हैं। जनन स्वास्थ्य बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक टॉपिक था जिसे हमने 2 वीडियो में
कंप्लीट किया, 2 वीडियो में इसको पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं कि इस स्थिति में जनन स्वास्थ्य जो हमारा अध्याय 4 था ये समाप्त हो रहा है। कल से हम अध्याय 5 प्रारंभ करेंगे। तो अध्याय 4 में अब आता है कौन सा सेक्शन? क्वेश्चंस का सेक्शन। यानी कि हम आपको रिवीजन कराने के लिए क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बीच बीच में। अगर आप उन क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति कितना सीरियस हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि उल्पवेधन में क्वेश्चन है, उल्पवेधन में क्या किया जाता है, उल्पवेधन विधि में क्या किया जाता है। दूसरा है कि जो HIV है वो किस सेल को डैमेज करता है। बस यही 2 क्वेश्चन। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से हमारा भी प्रोत्साहन करें।